अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया। एज यू नो, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है, और ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है बल्कि ग्लोबली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी साउथ एशियन पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक बात आती है तो हम लोग इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर जो CSS का जो लेक्चर सीरीज़ है करंट अफेयर की, उसके अंदर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स में पहला टॉपिक है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की आपस में कैसी थी। सब कॉन्टिनेंट में जब ये लोग साथ रहते रहे तो कितना टाइम इन्होंने साथ गुजारा, कैसा पीरियड गुजरा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले पता चलता है जो दिल्ली सल्तनत है, उससे पहले जितना भी आर्यन टाइम है और बाकी सब चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियली सही तरीके से हुकूमत सामने आती हैं प्रॉपरली जो मुस्लिम्स की, ठीक है, तो वो है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो कि 1206 से 1526 तक रहता है। इसी दौरान बहुत सारी जो हैं वो सल्तनत जो है वो आगे बढ़ती रहती है। मीनवाइल इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर एक ही बादशाह जो है वो रूल करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो है ना डायनेस्टीज बनती हैं, ठीक है, विद इन दैट सल्तनत पीरियड। तो बेसिकली सबसे पहली होती है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिसको सुल्तान ऐबक जो है वो रूल करते हैं। सेकंड जो डायनेस्टी होती है उसके आगे भी बहुत सारे लोग इसी स्लेव डायनेस्टी को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन एट द एंड स्लेव डायनेस्टी जो है वो उसकी डिके और फॉल हो जाता है और एक नई डायनेस्टी बनती है अलाउद्दीन खिलजी की, जो वो बनाते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तगलुक डायनेस्टी का टाइम पीरियड आता है। तगलुक के बाद हमारे पास जो सैयद डायनेस्टी है वो आती है और एट द एंड लोदी डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर 1526 में इब्राहिम लोदी को जो बाबर हैं वो शिकस्त दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टाइम पीरियड है, गोल्डन टाइम पीरियड, वो मुगल एम्पायर का कहा जाता है कि वो बहुत मुगल टाइम पीरियड का जो था वो बहुत गोल्डन एरा था मुस्लिम्स के लिए। तो ये शुरू होता है 1526 में जब बाबर जो है वो डिफीट करते हैं पहली बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को, और 1526 से लेकर 1857 तक ये रहता है। इसके अंदर हमारे पास अ काइंड ऑफ किंगशिप होती है कि बाबर के बाद हमारे पास आ जाते हैं हुमायूं के बाद अकबर, इसी तरह सो ऑन ये चलता रहता है। और एट द एंड हमारे पास बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट जो है मुगल एम्पायर होते हैं, जो जिनकी जो डाउनफॉल आता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मुस्लिम्स जो थे उनकी सबसे पहली जो रीजन थी। इसके अंदर बाद हमारे पास होती है 1857 के बाद ब्रिटिश का इरा शुरू हो जाता है। और जो मैंने बताया कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस रीजंस के अंदर ये था कि मुस्लिम्स की जो डाउनफॉल आया उसके अंदर इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज जो थी वो सबसे मेजर था कि इनके अंदर के लोग ही जो थे वो कॉन्स्पिरेसीज और हिपोक्रेट थे, ठीक है। और 1857 के अंदर इन्होंने, जिस तरह हमारे पास 1817 जो एक बैटल ऑफ मैसूर हुई 1799 की, और 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसके अंदर जिस तरह मीर जाफर और मीर सादिक ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, तो इस तरह से इनकी इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का भी डाउनफॉल आया और ब्रिटिशर्स ने आकर हुकूमत शुरू कर दी सब कॉन्टिनेंट में। दूसरी रीजन ये भी थी कि हमारे पास मुगल्स की जो हुकूमत थी वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक होकर रह गई थी और बाकी जितना भी एरिया था उस पर ब्रिटिशर्स जो थे वो काबिज हो गए थे। तीसरी रीजन ये थी कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेड्स के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने इंटरनल जो मैटर्स हैं मुगल्स के या मुस्लिम्स के या हिंदुओं के, उनके मैटर्स के अंदर भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। फोर्थ रीजन इकोनॉमिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे मुगल्स, और रिलीजियस ऑपरेशंस की वजह से भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स आए। इसी रूल के दरमियान में ब्रिटिशर्स ने हमारे पास पाकिस्तान मूवमेंट भी शुरू होती है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जब आए तो हमारे पास अब तकरीबन कोई हम कह सकते हैं 1866 में हमारे पास बनी A.O. ह्यूम्स ने बनाई कांग्रेस बनाई, इसी तरह कायदे आजम जो थे उन्होंने इस तहरीक को शुरू किया। शिमला डेपुटेशन जिस तरह हम कहते हैं 1906 से शुरू होती है हमारे पास पाकिस्तान की मूवमेंट, इवन तो इससे पहले शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारे पास 1913 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें कायद-ए-आज़म जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, मुस्लिम लीग बन जाती है 1906 में। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हो गए 1909 के, रोल आउट एक्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई 1930s की, किप्स प्रपोजल हो गया 1942 का, कैबिनेट हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान, बाउंड्री कमीशन आता है एट द एंड, और फिर 3 जून प्लान के बाद हमारे पास बाउंड्री कमीशन के बाद हमारे पास बाउंड्रीज को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एट द एंड पाकिस्तान जो था वो मारूज वजूद में आ जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ पाकिस्तान मूवमेंट जिसके हम लोगों ने कुछ ब्रीफ सी डिस्कशन की है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी रिलेशंस डिस्कस करते हैं तो उसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स रिलेशंस।
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी आउटलाइन जो हम इस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है। तो पहले हम बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन रिलेशनशिप हैं, ठीक है, मतलब अच्छे रिलेशनशिप शुरू से ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह भी सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि हम लोग अलग हो गए हैं, अलग होने की वजह आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और सिमिलैरिटीज भी बहुत हैं, कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं हमारी आपस में, फिर भी हम अलग हो गए हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंडली जो हम इसको डिस्कस करेंगे वो 3 वॉर्स हम लोगों ने इनके साथ लड़ी हैं, ठीक है, जब से हम मारूज वजूद में आए हैं। 1948 की है, 62 की है, 71 की और 1999 की कारगिल वॉर भी है इसके अंदर, ठीक है। इंडस वाटर का डिस्प्यूट चलता आ रहा है 1960s का, पुलवामा अटैक है, ठीक है, यूरी अटैक है, समझौता एक्सप्रेस का इशू है, बुरहान वानी की डेथ का इशू है, ठीक है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है जो कि हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग चीजें जो हैं इसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप इन सब इंसिडेंट्स के बावजूद और इन सब इंसिडेंट्स की वजह से कैसे इम्पैक्ट हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसी चलती आ रही है। एज यू कैन सी इन दी मैप के पाकिस्तान और का जो मैप है सारा, उसकी ईस्टर्न साइड पे हमारे पास इंडिया है, ठीक है, जबकि नॉर्थ में हमारे पास चाइना है जो कि एक जाइंट पावर है, ठीक है, और अफगानिस्तान हमारे पास एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं अफगानिस्तान वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, जबकि जो वेस्ट है उसमें ईरान है और वेस्ट में ईरान है और हमारे पास जो साउथ है उसमें अरेबियन सी है। पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिकल पोजीशन भी हम कह सकते हैं कि इस तरह से है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिस तरह चाइना है, एक इमर्जिंग पावर है, ईरान है, एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम एक एनिमी है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इम्पैक्ट हो रहा है। तो पोजीशन जियोग्राफी की वजह से ही पाकिस्तान की डेवलपमेंट की वजह के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस फ्रॉम 1947 टू 1975, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर देंगे। पहले तो हमने बताना है कि जैसे ही पाकिस्तान जो है वो मतलब वजूद में आता है, ठीक है, तो 1947 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। 1948 में कश्मीर के जो हरी सिंह होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्रिंसली स्टेट ही रहेंगे, कश्मीर जो है वो प्रिंसली स्टेट ही रहेगा। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो इसको रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। 1948 में इन दोनों के दरमियान में वॉर होती है, ठीक है, जैसे ही पाकिस्तान बनता है उसके बाद फौरन ही इनके दरमियान में वॉर हो जाती है और जो यूनाइटेड नेशन है वो सीज फायर कराता है इन द नेम ऑफ प्लेबिसाइड। अब प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है कि वो जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंट्री के साथ जाना है, ठीक है। तो यूएन ने कहा कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे, जो कि आज तक नहीं हो सका। इवन दोनों ने कहा था कि 1948 में हम लोग ये प्लेबिसाइड लाजमी करा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान की इंटरनल कंडीशंस भी बहुत खराब हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 मार्शल लॉज लगते हैं, 58 से 69 तक याया खान और अयूब खान लगाते हैं, 77 से 88 तक ये ज़िया जो है जऊल हक साहब लगाते हैं, ठीक है। इसी दौरान पाकिस्तान की जो 1965 की वॉर है वो भी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, ऑपरेशन जो है जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो कि पाकिस्तान की तरफ से किए जाते हैं और इनका सबका रीजन एक ही होता है, कश्मीर, ठीक है। कश्मीर के ऊपर बेसिकली ये चाहते हैं कि कश्मीर को जो बेसिकली उनकी जो हुकूमत है वो कश्मीरी को कश्मीर ही के लोग रूल करें, ना कि इंडिया रूल करे। अगर कश्मीरी चाहते हैं कि वो प्रिंसली स्टेट रहे तो प्रिंसली स्टेट ही उसको रहना चाहिए, वो ऑटोनमस रीजन रहे, वो कोई भी इसको रूल ना करे। 62 में बेसिकली ये वॉर जो है वो होती है 1962 की, इन 2 ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद, और पाकिस्तान इस वॉर को हार देता है, ठीक है। इवन दो कुछ एरिया जो है सम ऑफ द टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लेता है, बट एट द एंड लॉस्ट कर देता है जब हमारे पास इनके दरमियान में सीज फायर होती है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये आ जाता है कि हम लोग कह सकते हैं कि 1962 के बाद हम लोग आगे चलें तो जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने बता दिया 1965 की जो वॉर थी उसके अंदर। उसके बाद हम लोग ने बताना है कि ये जो 62 है, ये सॉरी इधर 65 है, ठीक है। और 62 के अंदर बेसिकली चाइना ने ले लिया सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, इंडिया से, तो वो भी एक डिस्प्यूट शुरू हो गया, जो कि हम लोग साइड बाय साइड उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी इस वक्त से फोकस्ड हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप पे, तो दैट्स वाई हम लोग इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे। अब इसी दौरान 1971 की जो वॉर होती है उसमें ढाका जो है, मतलब बांग्लादेश जो है, वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह भी पाकिस्तान के इंटरनल जो इशूज हैं वही थे, ठीक है। पाकिस्तान की जो इंटरनल इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। इंटरनल इशूज से मुराद कि पाकिस्तान की जो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम और डिमोलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम वो साइड बाय साइड चल रहा था। जैसे ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली आगे बढ़ता था तो एक मार्शल लॉ लग जाता था, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉप हो जाता था और एब्रोगेट किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्रॉपरली अपने इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटिकली इवॉल्व नहीं कर सका, ठीक है।
अब ये तो हमने पढ़ लिया इंटरनल इश्यूज। अब एक्सटर्नल इश्यूज में दो वॉर्स हो गई, पहली वॉर 1948 की हमने बता दी, दूसरी हमने 65 की बता दी। 66 में हम लोगों ने जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, पीएम थे, जो कि इंडिया के, ठीक है, और अयूब खान के दरमियान में एक मुआहिदा होता है जिसको कहते हैं ये लोग के एक किस्म का ताशकंद एग्रीमेंट है, जो कि सोवियत यूनियन की वजह से हुआ था 1966 का, जिसमें ये कहा गया कि अब सीज फायर हो गई है, ठीक है, तो अब आपस में एक दूसरे के साथ आप लोग थोड़ा बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि इन लोगों के दरमियान में सीज फायर हुआ, ये थोड़ा सा बेहतर इनके दरमियान में होगा। 1972 में फिर फॉल ऑफ ढाका हो जाता है, ठीक है, और भुट्टो और इंदिरा गांधी जो है वो शिमला अकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दोबारा से 1972 का शिमला अकॉर्ड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, इट वाज जस्ट आउटलाइन एक किस्म की रिलेशंस में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जिस हमने 2 वॉर्स बता दी, 48 की वॉर, 65 की वॉर, 71 की वॉर, ठीक है, इन सब के दरमियान में ताशकंद एग्रीमेंट 66 का, 71 का शिमला अकॉर्ड इंदिरा गांधी और जो जनाब जो हैं भुट्टो साहब, ठीक है, तो इनके दरमियान में हो गया। इसी तरह अब हमारे पास 1960s का इंडस वाटर का डिस्प्यूट आता है, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसे ही बना था तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए पानी ले सकता है, ठीक है, कुछ टाइम इंडिया जो है पानी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, एज पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर इतना पानी की सहूलियात मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही 31 मार्च हुई, 31 मार्च तकरीबन 1948 के अंदर जब ये मुआहिदा जो था, ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, वो एक्सपायर हुआ, तो उसी दिन ही इंडिया ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी इश्यूज का सामना करना पड़ा बताए बगैर ही, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद एक इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो साइन होती है अयूब खान के साथ, ठीक है। अयूब खान उस वक्त के थे प्रेसिडेंट, ठीक है, पाकिस्तान के, और इस वक्त कहा यह जाता है कि ईस्टर्न जो फ्रंट्स हैं, ईस्टर्न रिवर हैं, जिसमें रिवर रावी, ब्यास और सतलज है, ठीक है, वो दे दिया जाएगा इंडिया को, जबकि वेस्टर्न रिवर जो है, इंडस रिवर जो है, जेहलम है, चिनाब है, वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंडस वाटर का डिस्प्यूट जो था, ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन इसलिए हुई कि इंडस के अंदर से कुछ टाइम के लिए कुछ पानी जो है वो फिर भी प्रोवाइड किया जाएगा, पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा इंडिया को, ठीक है। तो उसको ये अलाउ होगा कि वो 20% अराउंड अबाउट 20% ही था कि वो पाकिस्तान से पानी लेगा इंडस वाटर से, क्योंकि इंडस वाटर सबसे जो बड़ा वाटर है, ठीक है, रिवर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान मुआहिदा होता है, इंडस वाटर डिस्प्यूट जो था उसको सॉल्व किया जाता है कुछ अरसे के लिए। फिर इंडिया जो है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, ठीक है, 74 के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजीद जो है वो एक किस्म का जो कह सकते हैं आपको डेटरेंस क्रिएट हो जाती है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, जबकि इंडिया जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है, ठीक है। तो एक किस्म का ये भी इशू सामने आने लग जाता है, वो अपने टेस्ट शुरू कर देता है। 1974 में पहला टेस्ट करता है, फिर 1998 के अंदर दूसरा टेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी लेट बनाए थे न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान के रिलेशंस इन वॉर्स की वजह से, इन कुछ ऑपरेशंस की वजह से जो हुए, जो वाटर के क्राइसिस था उसकी वजह से, ठीक है, और कश्मीर जो है वो मेजर रीजन था जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिलेशनशिप शुरू से स्टेन और डिटोरिएट रहे हैं 1947 से 75 तक। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज। अब जो रिलेशंस हैं फ्रॉम 1975 टू 1999 हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो कारगिल वॉर है, ठीक है। 1975 के बाद हमने बताया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है, 77 में ज़ियाउल हक साहब लगाते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1971 के अंदर हमें पता है कि इंडिया और बांग्लादेश, एज यू कैन सी इन दी पिक्चर इन द मैप, के इंडिया दरमियान में है, बांग्लादेश आ जाता है साइड पे, ठीक है, और पाकिस्तान जो है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर सिचुएटेड है, ये दरमियान में इंडिया है और बांग्लादेश अब अलग अलग मुल्क बन चुके हैं, ठीक है, 1971 की वॉर के बाद। अब कारगिल वॉर जो थी 1999 की, उसमें ऑपरेशन विजय जो है वो करता है इंडिया, और ऑपरेशन अबाबील जो है वो पाकिस्तान बेसिकली, इसमें पाकिस्तान जो है वो करता है ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑपरेशन विजय उन्होंने किया, ठीक है, पाकिस्तान जो है इस वॉर को भी हार जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है खुद से पीछे हट जाता है इस वॉर के अंदर। पाकिस्तान में थर्ड मार्शल आया, एज आई कैन डिस्कस बिफोर, ठीक है, कि ज़ियाउल हक साहब ने लगाया। ऑपरेशन मखदूद और अबाबिल 1984 के ऑपरेशन होते हैं। अब 84 में क्या हुआ था कि इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर अगेन ले लिया था,
ठीक है, चाइना से कुछ टाइम मतलब जिस तरह 62 के अंदर चाइना ने सियाचिन ग्लेशियर का कुछ पार्ट लिया, इंडिया ने कुछ पार्ट बाद में वापस ले लिया, ऑपरेशन मखदूद शुरू किया, ऑपरेशन अबाबील जो ऑपरेशन मखदूद था वो इंडिया ने शुरू किया, ठीक है, और इसी दौरान डेथ हो जाती है इंदिरा गांधी की, ठीक है, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया अबाबील, ठीक है, 84 के अंदर। ये इसी दौरान का टाइम पीरियड था, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग एज यू कैन सी के ऑपरेशन मखदूद जो था वो शुरू किया था इंडिया ने, ठीक है, और अबाबील जो था 1984 में पाकिस्तान ने शुरू किया था सियाचिन की वजह से, सियाचिन ग्लेशियर जो था उसको अपने कंकर करने के लिए। इसी दौरान मैंने बताया आपको कि डेथ ऑफ इंदिरा गांधी भी हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया जो है फियर्ड दैट पाकिस्तान डिफीटेड यूएसएसआर इन अफगानिस्तान, ठीक है, क्योंकि 1979 में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को भी बेसिकली वहां पर जिस तरह हमारे पास मुजाहिदीन को प्रिपेयर किया था उनको डिफीट कर दिया था। इंडिया बहुत फियरफुल हो गया था इस वजह से, जिसकी वजह से 1974 के अंदर से पहले ही पाकिस्तान ने इंडिया ने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी न्यूक्लियर वेपन बनाने की, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बताएं कि अगला जो इंसिडेंट इसी टाइम के अंदर हुआ था वो बाबरी मॉस्क का इशू था, ठीक है। अब बाबरी मॉस्क का इशू क्या था, बेसिकली 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आता है कि जो बाबरी मॉस्क है इंडिया के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और वहां पर टेम्पल बना दिया जाए, राम टेम्पल, ठीक है, राम टेम्पल वहां पर बना दिया जाए, और इन रिटर्न जो मुस्लिम्स हैं उनको 7 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो दे दिया जाए ताकि वो किसी और जगह पर जाकर अपनी मॉस्क बना लें, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा जो क्राइसिस था वो शुरू हो गया कि हिंदू मुस्लिम जो था फिर दोबारा से लड़ने लग गए, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास अगेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए जिसकी वजह से दो मुल्क अलग हुए थे, ठीक है, और इसको अभी भी जो है वहाँ के मुसलमान और पाकिस्तान के मुस्लिम्स अभी भी इस वाले इंसिडेंट को नहीं भूलते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि जहां पर मुस्लिम्स की बनी हुई थी मॉस्क तो वो अलग जगह पर जाकर क्यों बनाएं, ठीक है, तो ये इशू था। इस दौरान हमारे पास आप डिस्कस करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि एक वॉर हुई, ठीक है, 1999 की वॉर थी, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का इशू था 1984 का जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, इंडिया ने भी किया, इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है इस टाइम पीरियड के दरमियान में जो 75 से 99 का है। इसी तरह हमारे पास बाबरी मॉस्क का जो इंसिडेंट है वो भी इसके अंदर आ जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स रिलेशंस फ्रॉम 2000 टू 2023। अब 2000 से 2023 तक पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहे हैं इंडिया के साथ, तो पहली चीज हम लोग बताते हैं कि 2000 से लेकर 2023 में पहला इन्होंने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिए इंडिया ने 2014 के ऑनवर्ड के जो भी बांग्लादेश से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा, अगर वो हिंदू होगा तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, अगर वो नहीं होगा मुस्लिम होगा तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो था इशू बन गया, इस पर भी इंसिडेंट था, ठीक है। सेकेंडली नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप का इशू आ गया, एनआरसी का। असम जो एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, उधर 19 लाख मुसलमान जो हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो थी वो लॉस्ट कर दी इन असम बिकॉज गवर्नमेंट आस्क्ड देम टू शो दैट यू आर इंडियन, ठीक है, तो हमें शो कराना है कि आप इंडियन हो। ऑब्वियसली वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो इस वजह से उन्होंने एक ये इशू आ गया। दूसरा हमारे पास इंडिया में अभी रिसेंटली जो हमने देखा है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो एक बहुत बड़ी जो एंटी मुस्लिम जो है एक किस्म की आप कह सकते हैं कि कोई तहरीक जो है वो शुरू हुई हुई है, और एक पार्टी जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब हैं वो भी इसी तरह से इसी से बिलोंग करते हैं, तो ये एंटी मुस्लिम एक किस्म का इशू जो है वो शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और मुस्लिम्स के जो रिलेशनशिप, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं और मुस्लिम्स और हिंदू के जो आपस में रिलेशनशिप है वो हमेशा से डिटोरिएट चलते आ रहे हैं, और आगे इसको डिटोरिएट करने के लिए हुकूमतें भी कोशिश करें कि डिटोरिएट ही रहें। उसके बाद 2007 का एक समझौता एक्सप्रेस का जो इशू बना वो ये था कि बेसिकली ये एक्सप्रेस जो थी वो लाहौर से दिल्ली से लाहौर जाती थी, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास अटैक हुआ, ठीक है, और लश्कर तैयबा ने इसकी जो जिम्मेदारी कबूल की कि हमने इसके ऊपर अटैक किया है, ठीक है। ये बेसिकली जितनी भी हमारे पास प्रॉक्सीज हैं, ईरान भी हमारे साथ बॉर्डर जोड़ता है जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान को। यूरी अटैक होता है 2016 का, जिसके बाद सार्क जो कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर, वो उसके बाद से अभी तक सार्क रिवाइव नहीं हो सका यूरी अटैक की वजह से। यूरी अटैक जशीद अल मोहम्मद ने किया था, यूरी भी एक जगह है बेसिकली
जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो उसकी इंडिया ने हमें कसूरवार ठहरा दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक किया है, जबकि जैसद अल मोहम्मद ने इसके ऊपर अटैक किया था। ये भी एक प्रॉक्सी है, ये भी एक किस्म की जो कह सकते हैं नॉन वायलेंट स्टेट एक्टर हैं, ठीक है, किस्म के, ठीक है। उसी तरह हमारे पास पुलवामा अटैक 2019 का हुआ, जिसके अंदर 49 इंडियन पर्सोनल्स जो थे वो डाइड हो गए, ठीक है। जैसद अल मोहम्मद एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अगेन, ठीक है। और इसके ऊपर भी इंडिया ने हमें कहा कि ये हमने अटैक कराया है, जबकि ये अटैक जो था वो अगेन वायलेंट स्टेट एक्टर्स ने किया था, ठीक है। और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैशद मोहम्मद और जैशद अदल जो हैं वो हमारे पास ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ठीक है, ईरान के अंदर ये काम करती हैं। और कह सकते हैं कि इसके पीछे भी इंडिया ही है, ठीक है, कि वो अटैक वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। और 2015 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के खिलाफ 500 से प्लस एप्स बनाई हैं इंडिया ने, ठीक है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर। डिस इन्फो लैब है, एक रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग 500 एप्स जो है तकरीबन 180 कंट्रीज में या 170 कंट्रीज में अभी तक एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है कंटेंट डालती हैं, ठीक है, और बेसिकली हेट्रेड जो है वो स्प्रेड करती हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान को वंस अगेन थ्रेट भी है। और इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप वंस अगेन डिटोरिएट हो रही है इस वजह से। और पाकिस्तान का नेशनल प्रेस्टीज, नेशनल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी इसके ऊपर इंपैक्ट हो रही है, कि बाकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो भी इस वजह से रुक सकती है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकता है अगर पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है वो खराब हो जाए। एट द सेम टाइम हम लोग कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली 2019 में 5 अगस्त 2019 में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है आर्टिकल 375 के बाद 35 को 375 के बाद रिवोक कर दिया गया। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस से मुराद ये कि कश्मीर को कश्मीरी रूल नहीं करेंगे अब, ठीक है, बल्कि उसके अंदर भी अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है इंडिया ने, कि उसके अंदर हिंदूज को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया है, मुस्लिम्स को निकालना शुरू कर दिया है वहां पर, ताकि अपने लोग वहां पर प्रॉपर्टीज लें कश्मीर के अंदर और ये कश्मीर भी उनकी जगह बन जाए, ठीक है। तो ये रिवोक करने के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया पाकिस्तान की तरफ से, बाकी कुछ मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, मगर नॉट ऑल, ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान का जो लैंड है वो इस्तेमाल करता है इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। अभी तक जितने भी हमने इंसिडेंट्स देखे, फॉर एग्जांपल कोई भी अटैक होता है पाकिस्तान के अंदर भी, तो मोस्टली इंडिया उसके पीछे होता है, ठीक है। वो क्योंकि प्रॉपरली पाकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर प्रॉपरली फेंस नहीं है, और अगर फेंस हो भी जाए तो ये लोग इस तरह से अटैक करते हैं कि पाकिस्तान की जो कह सकते हैं हमारे पास ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है, ठीक है, और हमारे पास टेरिटरी की भी वायलेशन है, ठीक है। अगर हम लोग बताएं इकोनॉमिक टाइज के बारे में, तो हमारे पास 1947 से लेकर 1965 में के दरमियान में तकरीबन 14 बायलैटरल एग्रीमेंट हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। अनफॉर्चुनेटली ये जो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए वो कोई खास मतलब अपनी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सके, ठीक है, और अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ये हुए थे अयूब खान के टाइम पीरियड पे। वो कहा जाता है कि अयूब खान का टाइम पीरियड गोल्डन एरा था, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी और पॉलिटिकली भी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया पाकिस्तान के लिए, डैम्स वगैरह बनाए, कुछ उन्होंने इमदाद ली, जिस तरह हमारे पास ऑपरेशन साइक्लोन जो ऑपरेशन था उससे उन्होंने काफ़ी जो है एड मिली उनको यूएसए की से तरफ से, कि जब मुजाहिदीन को तैयार करा रहे थे उस दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो थी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए की। उसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन थोड़े बेहतर हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वॉर्स, कश्मीर का इशू, डिफरेंट जो स्टेट एक्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के हो गए, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, पाकिस्तान की प्रेस्टीज को तबाह करना और डिफरेंट इंसिडेंट्स जो होना उसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देना, उससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो थे वो खराब होते रहे। दूसरा हमारे पास सार्क जो था वो भी रिवाइव नहीं हो सका, जिसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकी। अगर हम इसके बारे में कुछ सजेशंस दें तो पहली तो ये होगी पाकिस्तान टैपी को रिवाइव करे। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की जो गैस पाइपलाइन है उसको रिवाइव करना चाहिए, ताकि इनके रिलेशनशिप जो थे और जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बेहतर होए, ठीक है। सबसे पहले तो इनको ये रिवाइव करना चाहिए। सेकेंडली कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। कश्मीर के इशू को रिजॉल्व सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम लोग यूएन जो है वो प्लेबिसाइड करा ले, जो उन्होंने वादा किया था 1949 के अंदर के ये प्लेबिसाइड कराएंगे आफ्टर सीज फायर, लेकिन अभी तक वो नहीं करा सके। और उसके बाद रिवाइव किया जाए सार्क को, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जो है उसको रिवाइव कराना चाहिए, जिसके अंदर 8 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में भी ये दोनों भी करीब आएंगे। इससे करीब आने से मतलब ये है कि आप इकोनॉमिकली ठीक है आपके दरमियान में मसाइल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉर्स के थ्रू हल करो,
ठीक है। अब हम लोग ने जिस तरह पीछे लास्ट वाला जो हमने पढ़ा है, लास्ट जो इंसिडेंट्स हमने पढ़े हैं, लास्ट जो रिलेशन रहे हैं, उसके दरमियान पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी किए। पाकिस्तान ने अपने अपनी जो थ्रेश होल्ड है, पाकिस्तान ने अपनी जो एक किस्म की कह सकते हैं कि हमारे पास उनकी जो बताने वाला कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, वो भी पाकिस्तान ने बताया इसके अंदर। ठीक है। उस दौरान इंडिया का भी हमें पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो ये है कि वो किसी भी जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्टेट उनके खिलाफ अपना पहला अटेम्प्ट नहीं करेंगे, किसी के ऊपर भी वॉर नहीं करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उनके ऊपर जो है वो वॉर नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब सबसे पहली अटेम्प्ट में हमला नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल वेपन्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने इंडिया के हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को इंडिया से बहुत ज्यादा डर है एक लिहाज से। इवन दो पाकिस्तान के वेपन्स भी कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास जो ट्रेडिशनल वेपन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया को सबसे पहले तो अफगानिस्तान का जो लैंड है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। इवन तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जोड़ने के बावजूद, तो ऑलरेडी इस चीज़ का बहुत इशू है। जिस तरह कुलभूषण जाधव का केस है कि उन्होंने स्पाई किया था, इंडिया ने भेजा था अफगानिस्तान से होते हुए बलूचिस्तान में कुलभूषण जाधव को, ताकि वो बेसिकली स्पाई कर सकें पाकिस्तान के इंटरनल जो इश्यूज हैं, और वो स्पाइंग एजेंट था एक किस्म का। ठीक है। तो वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। कुलभूषण जाधव को इस तरह वो भेजते रहते हैं। ठीक है। और इस तरह के और बहुत सारे स्पाइंग एजेंट हैं जो इनके यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है। और एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को OIC का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए, और चाइना को, मलेशिया को, जिस तरह चाइना भी पाकिस्तान का साथ देता है कश्मीर के इंसिडेंट के ऊपर, वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और ये जो इशू है कश्मीर का, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। UN को चाहिए कि वो सीज फायर के बाद जो उन्होंने वादा किया था प्लेबिसाइड का, उसको सॉल्व करें। और मलेशिया जैसी कंट्री हैं, ठीक है, बाकी ईरान है, मलेशिया है, बाकी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भी चाहिए कि वो साथ दें पाकिस्तान का इस चीज़ पे, क्योंकि ये मुस्लिम्स का मामला है, कश्मीर का इशू है। ठीक है। उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। और एक लास्टली हम कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला जो है उसको भी अप्लाई किया जा सकता है कश्मीर के इशू को सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पहला जो पॉइंट था वो ये था कि कश्मीरीज शुड बी रूल्ड बाय कश्मीरी। ठीक है। कश्मीर शुड बी रूल्ड बाय कश्मीरीज। ठीक है। सेकेंडली उन्होंने कहा था डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए, मिलिट्री को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अपने ट्रूप्स ना लेकर जाए वहां पर कश्मीर में। फोर्थ पॉइंट ये था कि इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने ट्रूप्स हटा ले और मिलकर कुछ चीजों के ऊपर मिलकर काम करें। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजियस इशूज हैं, सोशल इशूज हैं, मिलकर उसके ऊपर काम किया जाए, दोनों मिलकर इंडिया और पाकिस्तान जो है उसको रूल करें तो ठीक है, नहीं तो डीमिलिटराइजेशन हो या कश्मीर को कश्मीर के लोग ही रूल करें। तो ये 4 पॉइंट फार्मूला भी एक किस्म का एक बूस्ट पॉइंट है, आप कह सकते हैं, जिससे हेल्प होगा कि जो बहुत सारे जो हैं इश्यूज हैं कश्मीर का, जिस तरह इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है। एंड अगर इसके अंदर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैंने लैकिंग की हैं, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 एराज को इकट्ठे करके आप लोगों को सिर्फ मेजर इंसिडेंट्स बताए हैं। ठीक है। इसके थ्रू आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने आउटलाइन इस तरह से बता दी है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।